नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपका मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि सब सही होंगे इस माहौल में, कोरोना की घड़ी में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी रूल्स सीखे थे। उन रूल्स में को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, ताकि आप उसमें काफ़ी कुशल हो जाएं, मतलब आपको चीज़ें टिप्स पे आ जाएं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको टेबल्स अगर लर्न करने हैं तो देखिए, लर्निंग का तो एक ही प्रोसेस है, बार बार लिखकर बार बार उसको रटना, याद करना। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठेंगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कैलकुलेशन में। फिर भी मैं आगे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ट्रिक कह लीजिए उसको। उसके लिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आता होगा। 1 से लेकर 20 तक का टेबल आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ आप इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आता होगा तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैसे आप 40 तक के टेबल याद कर सकते हैं। आपको 40 तक के टेबल याद करने में आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी। कैसे, तो वो हम देखते हैं इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन में आया जैसे 28 × 7, 28 7 जार। मान लीजिए आपको ये चीज़ याद नहीं है, वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम तो मैंने आपको इसको करने के काफ़ी रूल बता दिए हैं। जैसे मान लीजिए 7 को 2 से करूँगा तो 140 और 56 जोड़ दूँगा तो 196 आ जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ अगर आप टेबल लर्न कर रहे हैं, आपको नहीं याद, तो आप कैसे इसको याद करेंगे? तो आप इसको 28 ना मानकर आप इसको 14 मान लीजिए। हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया। आधा का मतलब हमेशा होता है डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इसको मैं 14 मान सकता हूँ। तो 14 का पहाड़ा अगर मुझे आता है 14 7 98, तो मैं 98 लिख दूंगा। और 98 का मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे आधा किया तो यहाँ पे दुगना कर दूंगा। 98 का दुगना 196 होता है। तो आप मन में अगर करना चाहेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कोई मेरे को पूछता है 26 8 जार, तो मुझे नहीं पता, तो मुझे 13 8 104 ये पता है। तो 26 उसका दुगना हो गया, तो 104 का मैं दुगना कर दूंगा, तो 104 का दुगना 108 होता है। जैसे मैं चीज आपको लिख कर बताता हूँ। 26 का मैंने आधा किया तो 13 8 जार 104, फिर मैंने उसका दुगना कर दिया तो 208। ये चीज़ आप मुंह जुबानी कर सकते हैं। 34 6 जार 34 छिक्के। अब किसी को पता होगा तो डायरेक्ट बताएगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप 17 का टेबल रट लीजिए। क्यों? क्योंकि 17 का दुगना है 34, तो 17 छिका 102, 17 6 जार 102। अगर हम इसको दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 204। 17 6 जार 102 और हमने इसको दुगना कर देना है इंटू 2, तो ये चीज़ क्या होगी 204। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप कितने आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हैं। पर इसके लिए आपको मस्ट है कि आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आता हो। तो दोस्तों, टेबल के बारे में बस इतना ही। आगे मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ये कंसेप्ट छोटा नहीं है, ये एसएससी लेवल में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव थ्योरम। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर, सॉरी दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। क्या चीज़ है दोस्तों, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? तो मैं आपको पहले एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 17 को 6 से डिवाइड करना है, 17 को 6 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैं आपको करके बताता हूँ। बहुत बेसिक चीज़ है ये। 17 को अंदर रख के डिवाइज़र हमारा 6 है, डिविडेंड हमारा 17 है। जो चीज़ अंदर होती है वो डिविडेंड, जो चीज़ बाहर होती है डिवाइज़र, जो चीज़ यहाँ आएगी वो क्वोशिएंट होगा और जो चीज़ नीचे आएगी वो रिमाइंडर। तो 6 2 जार 12, तो 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें दोस्तों मैं रिमाइंडर निकालना चाहता था, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होगा। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या सिखाती है कि मान लीजिए 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। ठीक है, 18 पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो 6 3 18। क्यों 18 हमने क्यों लिया? क्योंकि वो 17 के नज़दीक है। तो 17 में से 18 गए, 17 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो दोस्तों -1 आएगा। क्या आएगा? -1। तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं।
कभी भी रिमाइंडर, कभी भी किसी भी नंबर का नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आए तो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 6 से हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 डिवाइज़र है। 6 क्या है? डिवाइज़र। तो जिस डिवाइज़र से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हमको जोड़ देना है, तो आंसर आएगा 5। देखिए दोस्तों, इस मेथड से भी 5 रिमाइंडर आया, इस मेथड से भी रिमाइंडर 5 आया। तो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हमें ये चीज़ सिखाती है कि जब कभी भी आपको डिवाइड करना हो तो, और वो रकम जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 17 12 से तो काफ़ी दूर था, ये तो चलो छोटी रकम है, ये तो चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए की है। जब हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो आपको इसका वैल्यू पता लगेगी इस थ्योरम की क्या है। तो ये तो चीज़ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने छोटी रकम ली है। तो ये देखिए 12 17 से तो ज़्यादा दूर आ जाता है, पर 18 इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं 18 ही मान लूँगा। तो 6 3 18, तो 17 में से 18 गए तो -1 आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइज़र को दोबारा जोड़ दिया। इसमें डिवाइज़र को दोबारा जोड़ने से जो भी आंसर आएगा वो उसका फाइनल रिमाइंडर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, 95 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको निकालता हूँ। 11 के पहाड़े में 99 आता है 9 पे, तो मैं इसको 9 पे काटूंगा 99। तो 95 में से 99 गए तो कितना रिमाइंडर आएगा, -4। पर क्या दोस्तों माइनस में रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, 11 को, क्योंकि 11 मेरा डिवाइज़र है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 7। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख सकते हैं। जैसे 95 को 11 से करेंगे तो 11 8 88, तो 7 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मैं आपको एक यूज़ बताता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा यूज़, आप भी चौंक जाएंगे। जैसे एक सवाल आ गया क्वेश्चन में, पेपर में आपको एक सवाल आया, जैसे 457 इंटू 458 इंटू 459 डिवाइड बाय 23, हमको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो क्या हम करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से बड़े ही इजी वे में करूँगा। आपको 23 का टेबल आना चाहिए दोस्तों। तो अगर मुझे पता है कि 23 का टेबल में क्या क्या चीज़ें आती है तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे मुझे पता है 23 के टेबल में 46 आता है, क्या आता है, 46। तो ये चीज़ किसके नज़दीक है, 460 के नज़दीक है, तो 10 पे आएगा, 20 पे आएगा। अगर 23 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। तो मुझे पता है कि 23 के टेबल में 460 आता है, पर ये 460 के सभी नज़दीक है, इसलिए मैंने 460 लिया। 460 में से अगर ये माइनस करूँगा तो -1, ये -2, ये -3, तो क्या आया रिमाइंडर, -3 इंटू -2 इंटू -1। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ, माइनस का 6। तो क्या दोस्तों माइनस का 6 कभी रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 23, तो क्या आएगा, 17 रिमाइंडर। देखिए दोस्तों, हमने कितने बड़े सवाल को कितने आसान तरीके से कर दिया। क्या किया, ये 3 रकम थी, हमको 23 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड करना था। तो मुझे पता था 23 के टेबल में 460 आता है, 460। तो मैंने देखा ये 460 से कितना कम है, 1, -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो ये -3, -2, -1 को अगर मैंने रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई किया तो क्या है, -6। तो -6 कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि माइनस में कभी भी कोई रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उसमें डिवाइज़र को जोड़ दिया 23, तो जो आंसर है वो है 17। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी अच्छी बात सीखी है। तो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के आगे मैं आपको एक सिखाता हूँ, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी, सॉरी दोस्तों आज थोड़ा सेट नहीं आ रहा, 2 मिनट मैं इसको और सेट कर देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलैरिटी, छोटे छोटे कंसेप्ट है, जान लीजिए, आपको एसएससी में काफ़ी हेल्पफुल ये बेनिफिशियल साबित होंगे। जैसे इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रकम है 21, इसको मैंने 6 से डिवाइड करना है
और मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो आप सब इसका रिमाइंडर बता देंगे कि इसका रिमाइंडर क्या है, 3। ठीक है दोस्तों, आप ये जानते हैं 21/6 को हम ये भी लिख सकते हैं, क्यों, 3 के टेबल पे आता है तो 3 7 जा 3 2 जा, ये 7/2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है। सिंप्लीफाइड का मतलब कि अगर ये एक तो एक बटे के फॉर्म में है और ये इससे कटता है तो जितना कट सके, ज़्यादा से ज़्यादा कटे तो जो पॉसिबल वैल्यू आती है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं, इससे आगे नहीं कटेगी, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 21/6 को। अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ 7/2 का, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 3। ऐसे कैसे हुआ कि इसका तो रिमाइंडर 1 आया और यही चीज़ सेम है 21/6 भी सेम है 7/2 के सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी हमें कहता क्या है, अगर हम किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर को, हम किसी भी चीज़ से अगर भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 से भाग किया था, 21 को 3 से डिवाइड किया, 6 को भी 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर हमें डिवाइड करने वाली रकम से पहले का रिमाइंडर निकालना हो, जैसे उससे पहले तो 21/6 था, अगर उसका रिमाइंडर निकालना हो तो हम रिमाइंडर को जिस रकम से डिवाइड कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप वर्डिंग में थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दोबारा ये वर्डिंग दोबारा बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि हमने 21/6 को क्या किया, सिंप्लीफाइड 7/2 में लिख दिया। 7/2 में क्यों लिखा, क्योंकि 3 के टेबल से ये भी कटता था, ये भी कटता था, तो इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 1। अगर हम चाहते हैं कि 7/2 से ही हम रिमाइंडर निकालें और वो रिमाइंडर 21/6 का आए, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 21/6 को अगर 7/2 बनाने में हमने जिस चीज़ से उसको डिवाइड किया है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनका रिमाइंडर आएगा। ये चीज़ हमें कहाँ बेनिफिशियल साबित होगी, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1002/21 आया, कि हमें पता करना था कि इसका रिमाइंडर ढूंढिए, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या, ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो ये आएगा 3 3 4 पे और ये बाय 7 पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब ये रकम छोटी होगी, अब इसका रिमाइंडर निकालना मुझे ईजी है। कईयों को तो टेबल नहीं आता होगा 21 का, तो यहाँ पे रिमाइंडर मुश्किल हो जाता, मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लिया, जो कट सकता था अब इसके आगे नहीं कटता 7 के टेबल पे। तो मैं देखूंगा कि भाई 7 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो जब भी मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा, 5 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो क्या दोस्तों फाइनल आंसर भी 5 ही होगा, क्या इसका भी आंसर 5 ही होगा अगर 1002 को 21 से डिवाइड करेंगे? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इस रकम को 3 से डिवाइड कर दिया था। अगर हमें इस रकम का चाहिए रिमाइंडर, तो हमको इस रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमको क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा? 5 3 15, यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख भी लीजिए। 1002/21, 21 चौक 84, 21 पंजा 112, तो 4 पे जाएगा 84, तो ये 162, 21 छिक्का 156, 21 छिक्का 126, 21 सत्ता 147, तो 7 पे जाएगा तो 147। तो आप देखिए ये 15 रिमाइंडर यहाँ से भी आएगा। पर इस चीज़ को हमने कितने इजी वे में सीख लिया। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी है। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी और कंसेप्ट ऑफ
नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम आपको मैंने समझा दी है। तो दोस्तों आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए और ये चीज़ आपको आगे कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगी। मैं भी धीरे धीरे एसएससी के कंसेप्ट पे ही मूव कर रहा हूँ। मैं बस अपनी छोटी छोटी वीडियो से सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे आने वाली वीडियोस भी बड़ी होंगी, उसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा, पर मैं चाहता हूँ एक बार बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें पता हों, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की सारी चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम में मैं आपको कल नंबर सिस्टम की सारी चीज़ें बताऊँगा कि नंबर सिस्टम की मेन क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर को अगर फाइंड करना हो तो हम प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करें, उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, उसमें एलसीएम एचसीएफ को अगर निकालना हो तो क्या हो, अगर एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो बहुत कुछ है दोस्तों मेरा सीखने वाला आपको नंबर सिस्टम में, और बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा और आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।